नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, शक्ति साझाकरण। बिल्कुल नोट्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल नोट्स के माध्यम से है, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दो देशों का उदाहरण दे रखा है हमारे को यहाँ पे, बेल्जियम और श्रीलंका। एक देश ने शक्ति को साझा किया और एक देश ने शक्ति को साझा नहीं किया। तो दोनों के क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, ये इस ये चैप्टर है यहाँ पर हमारे को बताने वाला है। तो सबसे पहले हम देखने वाले बेल्जियम। जो बेल्जियम है, इसकी अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये एक यूरोप में एक देश है जो जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 1 करोड़ है। कितनी जनसंख्या है? 1 करोड़ जनसंख्या है। और इस यहाँ पर 3 प्रमुख भाषा के लोग रहते हैं। कितनी भाषा के लोग रहते हैं? 3 प्रमुख भाषा के लोग रहते हैं। एक तो डच भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। जो ऊपर नीदरलैंड वाला जो रीजन है वहाँ पे डच भाषा, इसके ऊपर जो ये वाला जो रीजन है इसके ऊपर नीदरलैंड है, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है डच, ठीक है। उसे पहले होलैंड के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये फ्लेमिश रीजन है। ये कौन सा रीजन है? ये फ्लेमिश रीजन है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है डच। इसके ये वाला जो रेड कलर वाला जो एरिया है यहाँ पर भाषा बोली जाती है फ्रेंच, और इसे वेलोनिया रीजन कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 40% लोग रहते हैं। ऊपर वाला जो फ्लेमिश रीजन है यहाँ पर लगभग 59% लोग रहते हैं। ठीक है, 1% ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का हमारा कंपोजिशन था। तो ये जो बेल्जियम है ये किन किन देशों से घिरा हुआ है? एक तो हमारे को देखने को मिलते हैं यहाँ पे फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और एक देखने को मिलता है जर्मनी। इनसे ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो जर्मन भाषी 1% है। यहाँ की जो राजधानी है, जो बेल्जियम है उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। ठीक है, ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। ये जो छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये यहाँ की कैपिटल सिटी है। ठीक है, यहाँ पर एक उल्टा पूरे देश में तो जो डच भाषी जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुसंख्यक। और जो हमारे फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो कौन है? अल्पसंख्यक। लेकिन जो राजधानी है वो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे है? क्योंकि यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, और जो 20% लोग हैं वो कौन रहते हैं? डच भाषी। तो यहाँ पर हमारे को विपरीत स्थिति देखने को मिलती है, उल्टा अनुपात देखने को मिलता है। जहाँ पर पूरे देश में डच बहुसंख्यक है, वही वहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर ये क्या बन जाते हैं? अल्पसंख्यक बन जाते हैं, और यही टकराव का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संघर्ष होता है, संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है? संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? तो संघर्ष के कारणों की बात करें हम लोग तो डच बहुसंख्यक थे। हमने देखा कि डच जो थे वो बहुसंख्यक थे, लेकिन ये जो डच लोग थे ना, डच बहुसंख्यक तो थे, लेकिन इनके पास आर्थिक, और ये जो लोग थे डच, ये आर्थिक और जो शैक्षिक रूप से ये बहुत ही कमज़ोर थे। आर्थिक और शैक्षिक रूप से ये क्या थे? कमज़ोर थे। इनके पास इतने आर्थिक रिसोर्सेज नहीं थे, और शिक्षा भी इनको अच्छी तरीके से नहीं मिलती थी। आ गई बात समझ में आप लोगों को यहाँ तक? जबकि जो डच भाषी थे ये खुद को पिछड़ा और उपेक्षित महसूस करते थे। ये अपने आप को पिछड़ा और उपेक्षित महसूस करते थे। कौन लोग? डच भाषी लोग। ठीक है, तो जबकि जो फ्रांस के जो लोग थे, जो फ्रेंच जो भाषी जो लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। क्या थे? अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक होके भी ये समृद्ध और शक्तिशाली थे। कौन लोग? जो डच थे। ठीक है, सॉरी, जो फ्रेंच लोग थे वो अल्पसंख्यक होके भी क्या थे? अच्छे पैसे इनके पास थे, अच्छी एजुकेशन इनको मिलती थी, सारी चीज़ें होती थी। धीरे धीरे ये जो भाषाई विभाजन था वो राजनीतिक संघर्ष में चेंज हो जाता है। जो ये भाषाई विभाजन था ये धीरे धीरे किस में बदल जाता है? राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है। तो ये तो था बेल्जियम की स्टोरी। अब हम देखने वाले हैं श्रीलंका की स्टोरी। हमारे को पता है कि जो श्रीलंका है वो हमारा नीचे, जो इंडिया का नीचे पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो ये एक आइलैंड कंट्री है, एक तो द्वीपीय देश है। श्रीलंका की जातीय संरचना की बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या कंपोजिशन है वो निम्न तरीके से देखने को मिलती है हमारे को। यहाँ की जो मुख्य लैंग्वेज है वो है सिंहली।
सिंहली लगभग 74% जो लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं, ठीक है। जबकि तमिल जो लोग 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इंडियन जो वहाँ के नेटिव तमिल है और एक है इंडियन तमिल। नेटिव तमिल जो मूल रूप से श्रीलंका के निवासी है, और जो इंडियन तमिल है वो इंडिया से श्रीलंका गए थे, चाय कॉफी के जो बागान थे उनमें अंग्रेजों के टाइम पे काम करने के लिए वहाँ गए थे, ठीक है। तो श्रीलंकाई तमिल लगभग 13% लोग हैं, और जो भारतीय समुदाय के जो तमिल है वो लगभग 5% है, ठीक है ना। इस तरीके से 13% तमिल है, 74% सिंहली है, और लगभग 8% अन्य समुदाय हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग धार्मिक विभाजन। अगर धार्मिक विभाजन की बात करें तो जो सिंहली जो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो मुख्यतः कौन है? बुद्धिस्ट है। कौन लोग हैं? बुद्धिस्ट है, ठीक है। तमिल और भारतीय मूल के लोग या हिंदू या मुसलमान है। तमिल और भारतीय मूल के जो लोग हैं वो कौन है? हिंदू या मुस्लिम है, ठीक है। अब ये था श्रीलंका का जनसंख्या कंपोजिशन। अब हम देखने वाले हैं दोनों ने किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला, दोनों ने क्या किया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेल्जियम ने क्या समाधान निकाला। ये धार्मिक विभाजन तो था, लेकिन बेल्जियम ने इसका किस तरीके से समाधान निकाला। तो 1970 से 1993 के बीच, 1970 से 1993 के बीच में, 1993 के बीच में बेल्जियम ने लगभग 4 बार अपने संविधान में क्या किए? संशोधन किए। 4 संशोधन किए, संविधान संशोधन किए, ठीक है। और इसे विश्व का अद्वितीय शक्ति साझाकरण मॉडल माना जाता है। जो बेल्जियम का जो संविधान है इसे विश्व का सबसे अद्वितीय शक्ति साझाकरण मॉडल माना जाता है, ठीक है। केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व। अब देखो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान इन लोगों ने किया। तो पहला हम देखते हैं इन्होंने जो सरकारें बनाई केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनाई। 3 तरीके की इनके द्वारा सरकारें बनाई गई, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, 3 तरीके की बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में इन्होंने क्या किया? केंद्र सरकार में इन्होंने क्या किया? डच और जो फ्रेंच भाषा के जो मंत्री थे उनकी संख्या क्या कर दी? बराबर कर दी। डच और जो फ्रेंच भाषी जो लोग थे, जो मंत्री थे, उनकी संख्या क्या कर दी? बराबर कर दी। किसी भी निर्णय, अगर इनको कोई भी डिसीजन लेना होता था तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? दोनों समुदायों की सहमति लेनी पड़ती थी। कोई भी अगर निर्णय आपको लेना है तो दोनों समुदाय हैं उनकी सहमति क्या होगी? सहमति आवश्यक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरा, ये तो हो गया केंद्र सरकार। अगर राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों की जो स्थिति थी ना वो अलग थी। तो क्षेत्रीय सरकार, जो जैसे हमने देखा वेलोनिया रीजन देखा, ऊपर वाला जो फ्लैंडर्स जो रीजन है वो देखा, और एक है ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी वहाँ पे। ये जो क्षेत्रीय सरकारें थे ये केंद्र सरकार की तुलना में अधिक अधिकार दिए। केंद्र सरकार की तुलना में जो क्षेत्रीय सरकार थी उनको ज़्यादा अधिकार दिए, ठीक है। सामुदायिक सरकार, अब आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार। यहाँ पर जो बेल्जियम है, यहाँ पर एक जो तीसरे नंबर की जो सरकार, अजीब टाइप की सरकार देखने को मिली, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? तो ये भाषाई आधार पर बनाई गई अनोखी व्यवस्था है। इसमें डच समुदाय, फ्रेंच समुदाय, जर्मन समुदाय, इनके लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, और इनके जो मुख्य अधिकार थे वो शिक्षा, भाषा और संस्कृति से संबंधित जो रिलेटेड जो भी फैसले लेने होते थे ये सरकारें लेती थी, ठीक है। यानी व्यक्ति जहाँ भी रहता हो उसकी भाषा का जो सम्मान है वो सुनिश्चित हो। व्यक्ति कहीं पे भी रहो लेकिन उसकी जो भाषा है उसका क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। अब आगे देखते हैं ब्रिसेल्स की व्यवस्था। जो वहाँ की जो राजधानी थी ना, जो बेल्जियम थी उसकी राजधानी की क्या व्यवस्था थी? तो ब्रुसेल्स की व्यवस्था, डच और फ्रेंच सरकार दोनों का सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व। डच लोग और जो फ्रेंच लोग हैं दोनों का क्या हो? सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या देखने को मिले? हमने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम ने सरकार जो शक्ति है उसका साझाकरण किया। इससे हमारे को क्या परिणाम देखने को मिला? जो बेल्जियम है वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली,
बेल्जियम में क्या देखने को मिली, राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली। इसके अलावा भाषाई सद्भाव देखने को मिला, दोनों कम्युनिटी आराम से प्रेम से रह रही है, ठीक है। देश में एकता देखने को मिली, देश में यूनिटी देखने को मिलती है हमारे को, तो ये हमारे को परिणाम देखने को मिला। जबकि जो श्रीलंका है, श्रीलंका पे क्या देखने को मिलता है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। देखो यहाँ पर जहाँ पर बेल्जियम ने पावर ट्रांसफर कर दी, पावर शेयर की, जो शक्ति है वो साझा की, वही दूसरी तरफ श्रीलंका ने जो वहाँ के जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको दबाने का कोशिश किया, उन पर अपने अधिकार थोपने की कोशिश की। तो वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं, देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटीज इन श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बहुसंख्यकवाद की परिभाषा देखते हैं। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि बहुसंख्यक समुदाय देश पर उस तरीके से शासन कर सकता है जो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों या इच्छाओं की उपेक्षा करता है, ठीक है। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं इसमें श्रीलंका में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, जो बहुसंख्यकवाद है उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अगर श्रीलंका की बात करें तो 1948 में 1948 में जो श्रीलंका है वो आज़ाद हो जाता है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो सिहली नेता थे, जो सिहली भाषा के जो नेता थे, सिहली भाषा के जो नेता थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्या मतलब ज़्यादा तो सिंहली थे, उनके आधार पर जो बाकी के जो लोग थे उन पर अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। किन लोगों ने, सिंहली भाषा के लोगों ने। 1956 में इन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसमें सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। कौन सी लैंग्वेज को, सिंहली को, ठीक है। और जो तमिल भाषा थी उसकी क्या की गई, उपेक्षा की गई। सिंहली को तो राजभाषा घोषित कर दिया, लेकिन जो तमिल है उसकी क्या की गई, उपेक्षा की गई। सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय में जो सिंहली जो लोग थे, सिंहली को प्राथमिकता दी और ऐसी ही उनके द्वारा क्या की, नीतियां बनाई। मतलब सरकारी नौकरी हुई या विश्वविद्यालय में जो सिंहली जो लैंग्वेज बोलते थे उनको प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा जो संविधान ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन था श्रीलंका का, उसने जो बौद्ध धर्म हुआ का, जो सिंहली जो लोग थे वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म बोलते थे, तो उसको संरक्षण इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए। तो अब हम देखने वाले हैं परिणाम, इसके क्या परिणाम हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तमिलों की क्या मांग थी, तमिल क्या मांग करते हैं, तमिल मांग करते हैं कि हमारे को समान भाषा का अधिकार मिले, समान अवसर हमारे को मिले, स्वायत्त प्रदेश हमारे अलग से, जो हम जहाँ पर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर एक अलग से स्वायत्त प्रदेश की मांग करने लगे। बाद में तमिल जो थे अपना अलग राष्ट्र, इल्म जिसे क्या कहा जाता है, इल्म की मांग करने ये लोग लग जाते हैं, ठीक है। तो ये समान भाषा का अधिकार चाहते थे कि हमारे जैसे तुम लोगों ने अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ बनाया वैसे ही हमारी भाषा को भी बराबर अधिकार दो, हम सबको नौकरियों और विश्वविद्यालय में समान अवसर दो, ये सारी ये लोग मांग करने लग जाते हैं। इसके साथ ही आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, शांतिपूर्वक पहले विरोध होता है, फिर कुछ हिंसक झड़पें भी होती है। लिट्टे का उदय, लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी फुल फॉर्म थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था वो तमिल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्वतंत्र तमिल इल्म राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे को गृह युद्ध। श्रीलंका में क्या देखने को मिलता है, गृह युद्ध। ये जो गृह युद्ध था ये दशकों तक चला, इसमें हजारों लोग मारे गए। जो यहाँ की जो इकोनॉमी थी, जो देश की अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई, बहुत ही कमज़ोर हो गई। इस बात का उदाहरण यह है कि अगर शक्ति साझाकरण ना हो तो देश में शांति नहीं रह सकती है। आ गई बात समझ में। तो एक तरफ तो बेल्जियम ने तो क्या किया, शक्ति को साझा कर दिया, दूसरी तरफ क्या हुआ, श्रीलंका ने शक्ति को साझा नहीं किया। तो हमारे को दोनों के परिणाम देखने को मिले। अब आगे देखने वाले हम लोग शक्ति साझाकरण क्यों आवश्यक है। शक्ति साझाकरण क्यों आवश्यक है, तो इसके दो कारण है। एक तो है व्यवहारिक कारण और दूसरा है नैतिक कारण। व्यवहारिक कारण क्या है, संघर्ष और हिंसा को रोकने के लिए। हमने देखा कि बेल्जियम ने शक्ति साझाकरण कर दिया तो वहाँ पर संघर्ष भी नहीं हुआ और बिल्कुल अच्छे तरीके से देश चल रहा है। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में शक्ति को साझाकरण नहीं किया, इससे क्या हुआ, शक्ति साझाकरण नहीं हुआ, इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गृह युद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, ठीक है। स्थिरता बनाए रखने के लिए बेल्जियम ने जैसे ही शक्ति साझा की तो वहाँ पर स्थिरता रही, और जो श्रीलंका है वहाँ पर आपने खुद देखा ही सही।
अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने के लिए, बहुसंख्यकवाद के नकारात्मक परिणाम को रोकने के लिए भी क्या जरूरी है, शक्ति साझाकरण जरूरी है, और ये एक व्यवहारिक कारण है। इससे क्या होगा, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता मिलती है इससे। और मोरल कारण क्या है, नैतिक कारण, लोकतंत्र का आधार ही लोगों की भागीदारी है। देखो लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, लोगों की भागीदारी। अगर लोग ही अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ही अगर लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो लोकतंत्र होगा ही नहीं। ठीक है, सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, हर नागरिक शासन में सहभागी हो, ये लोकतंत्र का मूल्य है। इसलिए शक्ति साझाकरण नैतिक रूप से सही है। ठीक है, शक्ति साझाकरण के रूप। अब शक्ति साझाकरण किन किन रूपों में देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षैतिज। जो क्षैतिज, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, क्षैतिज। क्षैतिज तरीके से किस तरीके से हमारे को शक्ति साझाकरण देखने को मिलता है, तो जो पावर है वो विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसे हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में के बीच में बढ़ जाती है। जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका का क्या काम है, कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है, कानूनों को लागू करना। ठीक है, और जो न्यायपालिका है उसको अगर कार्यपालिका और जो विधायिका है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार नहीं चले तो जो इसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको ये रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब इनके कार्य अलग अलग है। व्यवस्थापिका के कार्य अलग है, न्यायपालिका के कार्य अलग है, और आपको जो कार्यपालिका है उसके कार्य अलग है। ठीक है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकार का कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करता। देखो ये अलग अलग करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि कोई भी जो अंग है, सरकार का कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करे, अपना मतलब डिक्टेटरशिप ना बन पाए। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है, और इसे ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस। अगर एक पावर गलती करता है तो दूसरा उसको चेक कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब देखते हैं शक्ति साझाकरण का दूसरा रूप, भिन्न भिन्न स्तरों पर। ऊर्ध्वाधर, जिसे पहले हमने क्षैतिज रूप देखा, अब ऊर्ध्वाधर। पहले तो इस तरीके से था, अब ऊर्ध्वाधर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो शक्ति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, इससे शक्ति केंद्र से राज्य, राज्य से लोकल में डिवाइड हो जाती है। इसमें एक सामान्य सरकार पूरे देश के लिए, जैसे केंद्र सरकार, प्रांतीय या क्षेत्रीय क्षेत्रों पर सरकारें जैसे राज्य या स्थानीय सरकारें होती है। भारत में इसे क्या कहा जाता है, संघीय व्यवस्था कहा जाता है, और ये संघात्मक व्यवस्था का हिस्सा है, जैसे भारत, अमेरिका और जर्मनी में हो गया। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच जो सत्ता है वो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच भी ट्रांसफर की जाती है। जैसे सत्ता का बंटवारा धार्मिक, भाषाई और या जातीय समूह के बीच हो सकता है, जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, समाज के कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और विधायिका और प्रशासन में आरक्षण के माध्यम से हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि वे हाशिए पर ना रहे। बहुत सी बार हमने देखा है ना कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको हम आरक्षण देते हैं ताकि उनका भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। ठीक है, फोर्थ नंबर है राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच। ठीक है, तो लोकतंत्र में नागरिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में भागीदारी करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, जब कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार बनाती है तो गठबंधन की सरकार कहते हैं। इस प्रकार सत्ता विभिन्न साझा हो जाती है। देखो अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की तो आज के टाइम पर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अलग अलग क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है उनसे मिलकर कोइलेशन गवर्नमेंट बनाती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। गठबंधन क्या होता है, जब किसी एक पार्टी को क्या नहीं मिलता है, प्योर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो वो क्या करती है, छोटी छोटी सहायक पार्टियों को एक साथ लेती है और फिर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। तो इससे क्या हुआ, शक्ति तो साझा हुई ना भाई। ठीक है ना, अब क्या होता है, जैसे दबाव समूह हो गए, जैसे व्यापारी, किसान, औद्योगिक, श्रमिक संगठन, आंदोलन भी सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं और सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से
भागीदारी करते हैं। तो इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे बहुत सारे दबाव समूह होते हैं, जैसे बहुत सारे संगठन हो गए, किसान संगठन हो गए, व्यापारी संगठन हो गए, कर्मचारी संगठन हो गए, तो ये सरकार के ऊपर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं और सरकार इनके अकॉर्डिंग निर्णय भी लेती है। ठीक है ना। तो ये हो गए दबाव समूह। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? बेल्जियम ने शक्ति साझाकरण अपनाया और शांति और एकता वहाँ पर हमारे को देखने को मिली। श्रीलंका ने नहीं अपनाया, वहाँ पर संघर्ष और गृह युद्ध देखने को मिला। लोकतंत्र की सफलता सत्ता बांटने में है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो किसमें है? सत्ता को ट्रांसफर करने में, बांटने में है। शक्ति साझाकरण संघर्ष को रोकता है, समानता बढ़ाता है, लोगों का विश्वास जीतता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।